टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार साथ खुश होंगे और मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन का कार्य जोरों से कर रहे होंगे। अब आप निश्चित रूप से एक सही दिशा में हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर हो चुका है। आप 15,000 में भी शामिल हो चुके हैं। उसी के तहत आपको पेपर 5 में मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हुए हैं। उसमें एक आज का टॉपिक है, जहां से एक व्यक्तित्व के बारे में, क्रांतिकारी व्यक्तित्व के बारे में, राजनीतिक दर्शन के बारे में प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है। और आज हम जो डिस्कस करेंगे, इसमें चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी अवधारणा, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां और वो कैसा गणतंत्र चाहते थे, इन सारी बातों को, बुनियादी बातों को, उनके मानवीय मूल्यों को और राष्ट्र के प्रति उनकी चेतना का अध्ययन हम इसमें करेंगे, ताकि आप जब ये प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा जाए तो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सके। यहां पर हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, इससे पहले इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय होगा, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और उनकी गतिविधियों के बारे में होगा जानकारी, कुछ समाजवादी गणतंत्र की अवधारणा के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बाद में निष्कर्ष के रूप में आप आंसर है या टॉपिक है उसको लिखेंगे। इससे पहले हमें स्मृतियां याद होनी चाहिए अपने क्रांतिकारी विचारकों की, क्रांति जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना खून बहाया है, पसीना बहाया है, अपनी कुर्बानी दी है, उनकी जो हृदय से भरी हुई स्मृतियां हैं, जो जीवन के सर्वोच्च मूल्य पर स्थापित हैं, उनको जरूर याद करना चाहिए। ये पहला फोटो है चंद्रशेखर आजाद जी का, जो कि इस भारत सरकार ने तब जारी किया था जब उनकी नाम से डाक टिकट जारी की गई थी। ये उनकी तरुणाई पर, जो सब तरुण थे और तरुणाई की अवस्था में उन्होंने अपनी मौत को, अपनी मृत्यु को गले लगाया था। ये जो फोटो है वो अल्फ्रेड वार की फोटो है, जब वो उनको गोली लगी थी, अंतिम फोटो है। और ये जो फोटो दिखाई दे रही है मूंछ पे ताव देते हुए, ये 1931 में रुद्रनारायण जी ने खींची थी, झांसी में खींची थी। इन स्मृतियों को आप हृदय में सजोकर निश्चित रूप से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके उत्तर लेखन में जो आजादी की जो भावना है, आजादी के जो सपने हैं, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट किस लेवल पे सोच सकता है और क्यों सोच सकता है, ये भाव आपके अंदर होंगे तो उत्तर लेखन आपका 100% चरम पर पहुंचेगा। चलिए, संक्षिप्त जीवन परिचय में केवल इतना लिखिए। इनका जन्म कहां हुआ? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में। 15 वर्षीय छात्र के रूप में इन्होंने 1921 में ही अपना असहयोग आंदोलन में अपने आप को कुदा दिया था, उसमें शामिल हो गए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। मूंछ वाली तस्वीर 1931 में झांसी में रुद्रनारायण जी ने खींची थी। ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और हम चाहते हैं कि उनकी जो क्रांतिकारी विचार है और जो उनका राजनीतिक दर्शन है, उनका जो उनकी जो राष्ट्रीय अवधारणा है, वो ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर के आंखों के सामने पहुंचे। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश में रोष हुआ था। उसमें जो आजाद और बहुत से युवा उस घटना से इतने आक्रोशित हुए और उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। वे जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत प्रभावित हुए और युवा अवस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये एक संगठन था। और जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे और एक घटना होती है 4 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा, जो कि यूपी के गोरखपुर के पास में है, और वहां पर एक भीड़ थाने को जला देती है। 22 लोग पुलिसकर्मी उसमें मारे जाते हैं। इस घटना से होकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इस बात से बहुत से जो युवा असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, वो गांधी जी से थोड़ा असहमत होते हैं और अपने आप को असहयोग आंदोलन से अलग कर लेते हैं और फिर वो अपने आप को जोड़ देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। एचआरए भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना 1924 में शशीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी और नरेंद्र मोहन सेन और प्रफुल्ल गांगुली ने की थी। इसके सदस्य भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे,
सुखदेव थे, राजगुरु थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे युवा क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो लक्ष्य था वो मोटा मोटा उस लक्ष्य को हम 3 भागों में या 3 पॉइंटों में लिख सकते हैं। गांधी जी की अहिंसावादी नीति की निरर्थकता के प्रति जागृति उत्पन्न करना पहला लक्ष्य था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करना, जिसमें वो हिंसा का भी सहारा ले रहे थे, है ना। और तीसरा था समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी की अहिंसावादी नीति से लोग असहमत थे, बोले इस तरह से काम नहीं चलेगा, आजाद देश को कराना है तो प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी चाहिए और हमें लड़ना होना चाहिए, छापामार युद्ध भी करना चाहिए। इसी के तहत 1925 में काकोरी एक्शन होता है। काकोरी लखनऊ के पास में एक स्टेशन है और वहां पर एक खजाना लूटते हैं। खजाना लूटने के लिए बहुत, चूंकि आप देखेंगे तो सरकार ने उनके ऊपर डकैती का ही आरोप लगाया है, डकैती के रूप में ही और डकैत के रूप में ही इन लोगों को घोषित किया था। लेकिन आप जानते हैं कि उस वक्त धन की आवश्यकता थी और वो आयरलैंड के जो क्रांतिकारी थे उससे प्रभावित थे ये सारे लोग, तो वो कहते हैं कि सरकार का खजाना लूट करके ही हम उसको क्या करें, उपयोग करें और सरकार के खिलाफ करें। इस तरह से है। तो अगर ओरिजिनल दस्तावेज देखा जाए तो उन्होंने बाकी डकैती लिखी हुई है ना, वहां डकैती ही लिखी हुई है। लेकिन चूंकि ये हमारे आजादी के लिए किए गए थे तो हम हमारे बारे में अंग्रेज तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हम लिखेंगे, हम सोचेंगे तो हमारे लिए तो ये क्या है, ये क्रांतिकारी अवधारणा है। ठीक है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। उसी के अनुरूप वर्ष 9 अगस्त 1925 में एचआरए द्वारा काकोरी लखनऊ के पास एक स्थान है, काकोरी टेंट डकैती की गई थी। इस योजना को चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह ने अंजाम दिया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार न हो, जिसमें सरकार चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार न कर सकी और उनके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। हम जानते हैं इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा भी हुई थी इसमें काकोरी कांड में, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, है ना, और राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो एचआरए के बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में इसको पुनर्गठित किया गया। इसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने की थी और ये उनके हेड थे। उसमें अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, सुखदेव और योगेश चंद्र चटर्जी भी का योगदान था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, उन सब लोगों ने मिलकर किया था। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को और किसने कर दी थी, देखिए, चूंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चलवा दी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। और जो भी पंजाब के क्रांतिकारी थे और अन्य जो क्रांतिकारी थे वो लाला लाजपत राय को बहुत अपना आदर्श मानते थे, बहुत बड़ा आदर्श मानते थे, उनका अनुसरण करते थे, उनके संघर्ष से प्रेरित थे, उनकी आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। और अपने गुरु की हत्या के बाद इन युवाओं में आक्रोश आ गया, बदला लेने की ठानी और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने कर दी थी। एचएसआरए ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिसकर्मी जेपी सैंडर्स की गोली मारने की योजना बनाई और मार दिया था। इरविन की ट्रेन उड़ाने की योजना 23 दिसंबर 1929 को बनाई, बम फेंका भी गया, लेकिन उसमें इरविन बाल बाल बच गया, 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, बड़ी घटना है। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर को मारने का भी प्रयास किया था और उसमें जो गोली चलाई थी वो हरकिशन ने चलाई थी और ये योजना भी चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाई थी। उसके बाद अब हमको, ये तो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, वो हमने लिखा दिया, एक चीज तो छूट गई, हाँ सही है। लेकिन उनकी क्रांतिकारी जो अवधारणा है उसकी बात करें तो आइडियोलॉजी वाला ये प्रोल्यूशन आप अच्छी तरह से और गंभीरता से आप लिखेंगे तो ये जो डिमांड है चंद्रशेखर आजाद के बारे में, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद अगर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आपको 100% लिखना चाहिए तो वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। देखिए, इसकी जो स्थापना है, इनके नाम में ही उनका सार छिपा हुआ है, उनका दर्शन छिपा हुआ है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट यानी वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, ये तो जानते ही आप, और रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो उन्हें डेमोक्रेसी, समाजवादी विचारधारा, इन दोनों पर पूरी तरह से विश्वास था।
यानी सीधे सीधा वो मोनार्की के खिलाफ थे। मोनार्की के खिलाफ हो जाएंगे तो यहाँ के जो जमींदार हैं, पूंजीपति वाले हैं, या जो ब्रिटिश समर्थक हैं, उनके वो हमेशा खिलाफ रहेंगे। ध्यान रखिएगा। यह समाजवाद की बात करें तो ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, और इसके लिए इन्होंने जब इसका पंपलेट जारी किया था, उससे ब्रिटिश सरकार के सामने तूफान आ गया, और उस पंपलेट को, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो पंपलेट था, मुखपत्र था, उसे जब्त कर लिया गया। उसमें समाजवाद को डिफेंड भी किया। इसमें एक वाक्य लिखा हुआ था। क्या लिखा था कि भारतीय पूंजीपति भारतीय लोगों को धोखा देकर विदेशी पूंजीपतियों से कुछ हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं। बड़ा कमेंट था यहाँ के पूंजीपतियों के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ अगर हमें समाजवादी आंदोलन तैयार करना है तो उसमें किसान और मजदूरों को साथ में लाना होगा। उनका विस्तार, हमारे संगठन का विस्तार इन लोगों तक करना होगा, तभी हम आजादी के मूल्यों को प्राप्त कर पाएंगे। यहां पर समाजवाद के पक्ष में बात करें तो ये इनके समाजवाद के जो पक्ष में 3 बिंदु नजर आते हैं, जिन्हें समय समय पर उस वक्त के तत्कालीन इनके साथियों ने लिखा है, बताया है। सभी प्रकार के शोषण का अंत होना चाहिए। पूर्ण लक्ष्य इनकी समाजवाद का था कि सभी प्रकार के शोषण का अंत होना चाहिए। दूसरा पक्ष है इनका कि मानव मात्र की समानता की बात करना चाहिए, और इसमें वो स्पष्ट रूप से अपने जो अभी उपलब्ध साहित्य है, जो क्रांतिकारियों ने इनके बारे में लिखा है, उसमें जो वर्ड मिलता है, ये बोलते हैं आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, ये दो तो बहुत स्पष्ट रूप से ये बोले जाते थे। और सभी प्रकार के शोषण का अंत हो, ये कहते थे। और यहां पर इसे बोलते वक्त वो स्वतंत्रता की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के जो मूल्य हैं उनको बतलाते हैं। इनके जो साथी हैं अजय घोष हैं, उन्होंने भी उसके बारे में लिखा है, मैं आगे इस पर डिस्कस करूंगा। कहते श्रेणी रहित समाज की निर्माण, वो जातिवाद और धर्म में के नाम पर जो फैली सांप्रदायिकता थी, वो चाहते थे कि ये भारत से समाप्त होना चाहिए। यानी भारतीय जो समाज है वो कैसा होना चाहिए, वो श्रेणी रहित समाज होना चाहिए, और हमारा इसी संगठन का लक्ष्य है श्रेणी रहित समाज का निर्माण करना। यानी इनके समाजवाद के 3 पक्ष हैं, इनके बारे में आप लिखेंगे। और इनका जो लक्ष्य था वो था समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। ध्यान रखना, ये मूल लक्ष्य है इनका। और ये कहते हैं कि भारत में किसानों एवं मजदूरों का समाजवादी राज स्थापित करना है तो हमें इन पक्ष को समझना होगा, और किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, इन लोगों को आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना होगा और अपने संगठन का विस्तार इन लोगों तक करना होगा। बात करें अजय घोष, 1945 इनके साथी थे। उन्होंने क्या लिखा इनके बारे में, तो भगत सिंह और आजाद जो थे वो किस तरह से संगठन का विस्तार करना चाहते थे और किन लोगों तक विस्तार करना चाहते थे और क्यों करना चाहते थे, इसके बारे में 1945 में अजय घोष हैं, जो इन्हीं के साथी थे, उन्होंने लिखा था। इन्होंने कहा कि हमें इस आंदोलन को समाजवादी आंदोलन के रूप में खड़ा करना है। यानी भारत में एक समाजवादी आंदोलन खड़ा करना है जिसका आधार कौन होंगे, मजदूर और किसान। इसी बात से यहाँ के पूंजीपति घबरा रहे थे। ध्यान रखिएगा, जिन युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन थे वो पूंजीपति थे जो ब्रिटिश भक्त थे। नकारात्मक उद्देश्य के लिए हिंसा, मतलब इन्होंने लिखा है कि नकारात्मक उद्देश्य के लिए हिंसा के भी प्रबल विरोधी थे और अनावश्यक हिंसा के भी प्रबल विरोधी थे। ये दोनों पॉइंट अजय घोष ने 1945 में अपने संस्मरण में लिखी है। न्याय के लिए भगवत गीता के अर्थपूर्ण हिंसा के वो समर्थक थे। अब ये इन दोनों में क्लियर होना चाहिए आपको, है जैसे वो कहते हैं भगवान कृष्ण कि देखिए न्याय के लिए आपको सामने वाले को मारना होगा, तो हिंसा का दोष आप पर नहीं होगा, इस बात के समर्थक थे। अब इनकी विचारधारा से लोहिया जो समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े लीडर रहे, आजादी के बाद भी उन्होंने समाजवाद को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें सोशलिस्ट विचारधारा के रूप में इन्होंने कार्य किया था कांग्रेस में। इन्होंने आजाद दस्ते का गठन किया था और 3 पुस्तक लिखी हैं जो इन क्रांतिकारियों से प्रभावित है। कौन कौन थी? आजाद राज कैसे बने,
क्रांति की तैयारी और जंगजू आगे बढ़ो। इसमें वो इन युवा क्रांतिकारियों के समाजवादी दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1928 में जातिगत और धार्मिक प्रतीकों का त्याग कर दिया था। अब आप समझिए, जब इन क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था पुरुषा कोटला में, तो एक शपथ ली थी कि हम अपने जातिगत जो चिन्ह हैं उन प्रतीकों को हटा देंगे। जानने का बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और इस बात को राम मनोहर लोहिया ने भी इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने भी इस बात की अवधारणा को स्वीकार किया और ये कहते हैं कि हमने ये तीनों बातें, हमने ये जो जातिगत और धार्मिक प्रतीकों को त्याग करने वाली जो बातें हैं वो इन क्रांतिकारियों से सीखी है। लोहिया ने आजाद के समाजवाद को निर्गुण धारणा बताया था। यहां पर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि जो आजाद, चंद्रशेखर आजाद का जो दर्शन है वो निर्गुण दर्शन है, समाजवादी का निर्गुण दर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडरलाइन कर दीजिएगा, बहुत अच्छा सा टॉपिक माना जाएगा इसको। अब आईजी कॉलिंस ने इनके बारे में क्या लिखा है, तो आईजी कॉलिंस ने के अनुसार उनको कार्ल मार्क्स और एंजेल की गहरी समझ थी, और वो ये बात बताना चाहते हैं कि उन्हें समाजवाद का जो समाजवादी की जो फिलॉसफी है उसमें ऐसे नहीं आया। उन्होंने बाकायदा अध्ययन किया। उस वक्त के जो युवा क्रांतिकारी थे वो जो पिस्तौल से जितना फायर होते थे, दिमाग से भी उतना फायर थे, क्योंकि वो उन्होंने शिक्षा से अपने आप को जागृत कर लिया था, स्वतंत्रता के बुनियादी मूल्यों को समझ लिया था, आजादी को समझ लिया था और अपने राष्ट्र की अवधारणा को समझ लिया था कि हम कैसा देश चाहते हैं। शिव वर्मा ने अपनी पुस्तक स्मृतियों में लिखा कि चंद्रशेखर आजाद ने कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को 2 बार उनसे सुना था, और यह कहते भी हैं शिव वर्मा कि इनके साथी थे कि इनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी, क्योंकि इन्हें संस्कृत बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि ये वाराणसी में संस्कृत से ही पढ़े थे। लेकिन जो भगत सिंह थे और उनके अन्य जो साथी थे वो इंग्लिश मीडियम से ज्यादा पढ़े हुए थे, मतलब इंग्लिश की बहुत अच्छी थी। तो चंद्रशेखर आजाद क्या करते थे कि जब भी कोई अच्छी बुक्स होती थी तो इंग्लिश की है, तो किसी न किसी से वो कहते थे कि तुम्हें पूरी तरह से समझाओ, उसे अच्छी तरह समझाओ। मतलब ये तो थोड़ी बहुत तो आती होगी, लेकिन पूरी तरह से अवधारणा समझने के लिए स्पेशलिस्ट की जो डिमांड होती है वो ही उनकी माइंड में रही होगी। और ये शिव वर्मा ने लिखा है अपनी पुस्तक स्मृति में, ये लिखा है कि पहली बार मैंने पूरा जो कार्ल मार्क्स का घोषणा पत्र था, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था, इनको सुनाते ही पढ़ा था। मतलब जब इनको 2 बार सुनाया तभी मैंने पूरी बार पूरा एक साथ पढ़ा था। तो ये जब आप फैक्ट लिखेंगे तो मुझे लगता है आपका उत्तर लेखन मतलब नए दृष्टिकोण के साथ एग्जामिनर के सामने होगा। अब यहां पर एक किताब है प्रोफेसर कामा मैकलेन की है, ये क्रांतिकारियों के ऊपर लिखी हुई किताब है। ये न्यू साउथ वेल्स में प्रोफेसर थी, साउथ एशियन जो हिस्ट्री है वहां की प्रोफेसर है। द रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंटरवार इंडिया, कामा मैकलिन, ये किताब है। इसमें वो क्या कहते हैं इसके फ्रंट पे तो चंद्रशेखर आजाद, वो सॉरी भगत सिंह है, लेकिन इसमें आजाद के बारे में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि युवा क्रांतिकारियों का समाजवाद रूस और आयरलैंड से प्रेरित था, लेकिन इसकी वास्तविक ताकत इनका खुद का संघर्ष था। ध्यान रखना, यहां पर जो लिख रही है वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये युवा क्रांतिकारी रूस के और आयरलैंड के समाजवादी आंदोलन से प्रेरित थे, लेकिन वास्तविक संघर्ष इनका खुद का अपना था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैक्स हरकोट और वायसराय के प्रतिवेदन से भी ये मालूम पड़ जाता है कि जब 1942 का आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो वायसराय ने लिखा था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की यादें ताजा कर दी। मतलब अंग्रेज जो परेशान थे इन युवाओं से 1942 में, उन्हें ये याद आती है कि इस तरह से वो लड़के लड़ा करते थे। यहां पर वो कहते हैं कि छापामार नीति और व्यभिचार की जो हमें दिखाई देती है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, वो इन युवाओं से ही प्रेरित थी। और ये बात किसने लिखी है? वायसराय ने लिखी है 1942 के समय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेज समझते थे कि किस आंदोलन का चढ़ क्या था और उसका स्तर क्या था। निष्कर्ष के रूप में हम क्या ले सकते हैं कि उनका बलिदान भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना और स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की, जिससे राम मनोहर लोहिया जैसे नेता भी प्रभावित रहे। समाजवादी गणतंत्र की अवधारणा और व्यभिचार की आधारित क्रांति की अवधारणा और उनका गौरवपूर्ण बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है।
अपनी भाषा में इसको लिख लीजिएगा, शब्दों को इधर उधर करके, क्योंकि सबका अलग अलग होना चाहिए। इस तरह से आज के टॉपिक में हमने चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ा। अब तो बुनियादी बात है कि उनकी डेथ अल्फ्रेड पार्क में हुई, ये सारा आप लिख ही लेंगे, इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये उनके परिचय में लिख दीजिएगा, हो सकता है मैं वहां पर बताना भूल गया हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसकी जो पीडीएफ है, इसका जो मॉडल आंसर है वो मेरे पेड ग्रुप में मिलेगा, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है। टेस्ट सीरीज है वो एक तरह से, जिसमें मैं 5 टेस्ट मतलब 5 प्रश्न आपको पर डे दूंगा, उसका उत्तर चेक करूंगा, उसका फिर रिकॉर्डेड करके मैं वीडियो भी आपको दूंगा। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।